हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि 10th का रिज़ल्ट तैयार हो चुका है, अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि स्कूल से अभी तक बन के अपलोड हो चुका है और स्कूल का रिज़ल्ट लगभग 15 से 20 जुलाई के बीच में आने की संभावना है। और जुलाई के बाद आप जानते हैं कि सीईटी एग्ज़ाम्स की क्या होगा, प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। यानी कि जो सीईटी का एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं 11th के एडमिशन के लिए, अपना कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, चॉइस करना चाहते हैं, उन्हें सीईटी का एग्ज़ाम्स देना है। और ये सीईटी का एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करने के लिए आपको यही 1 मंथ बाकी है, क्योंकि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको सीईटी एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। यानी कि रिज़ल्ट आने के 2 हफ्ते बाद आपको सीईटी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, सीईटी एग्ज़ाम्स देने के लिए तैयार रहना है। तो उस सीईटी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने सोचा कि आपको मैथ्स और साइंस के कम से कम आपको वीडियोस मैं जितने हो सके उतना आपको प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आप अपने सीईटी एग्ज़ाम्स को क्या कर सकें, प्रिपेयर कर सकें। इसलिए ही मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो क्लास 10 सीईटी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन फॉर 11th एडमिशन, क्योंकि आपको 11th एडमिशन के लिए ही आपको ये सीईटी एग्ज़ाम्स देना है। इसकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको कॉलेज सेलेक्ट किया जाएगा। ये सीईटी एग्ज़ाम्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो भी अपने कॉलेज को चॉइस करना चाहते हैं वो सीईटी एग्ज़ाम्स ज़रूर दें, क्योंकि इसी की मेरिट की लिस्ट के हिसाब से सबसे पहले 11th में एडमिशन सीईटी एग्ज़ाम्स वाले स्टूडेंट को ही दिया जाएगा। ओके, तो इसलिए सीईटी एग्ज़ाम्स अगर आपको देना है तो उसकी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 मंथ का ही आपको टाइम है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सीईटी एग्ज़ाम्स में मैथ 1 और वीडियो मैथ्स 1 का आपको वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ। इसमें आपको मैं 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे। उस ऑप्शंस में से आपको जो भी रहेगा ABCD, वो OMR एक सीट दी जाएगी, उसमें 100 आंसर्स, मतलब 100 क्वेश्चंस के आंसर उसमें आपको करने हैं। मतलब ABCD से सर्कल बना रहेगा, उसमें से अगर बी आंसर आपका सही है पहले क्वेश्चन का, तो पहले क्वेश्चन के आगे के आगे बी में क्या करना है, आपको राउंड करना है। वो OMR सीट वाली है, जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो मैं आपको उसको प्रिपरेशन करा दूंगा। फिलहाल अभी हमें क्या करना है, मैथ्स पे ध्यान देना है। मैथ्स की वीडियो को मैं आपको आज मैथ्स का पहला वीडियो बना रहा हूँ और उसका प्रिपरेशन मैं आपको कराने वाला हूँ। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको मैथ्स से रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़ना है तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना। और चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन में ऑल की बटन ज़रूर प्रेस करके रखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैथ्स 1 का पहला वीडियो सीईटी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के लिए। ओके, चलिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सेट। इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस 10 क्वेश्चन में से आप कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस से बाहर है, तो उस क्वेश्चन को नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है उसी क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ पे तैयार कराऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो बोला गया है x और y चरांक वाले किसी युगपथ समीकरण में यदि dx की वैल्यू 25, dy की वैल्यू 50, d की वैल्यू 5 है तो x का मान कितना होगा, वो ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है। तो हमें ऑप्शन पहले देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्या बोला है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने का आपको तरीका सिखाया गया है। अगर आपने थोड़ा सा भी 10th में ध्यान दिया होगा तो यहाँ बताया गया था कि अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक फॉर्मूला होता है x बराबर dx बटे में d। तो ये वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। तो dx की वैल्यू देखिए आपको दिया है 25 और d की वैल्यू दिया है 5। अब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यानी कि आपका d ऑप्शन क्या है, सही है। तो मैं तो यहाँ पे आपको राइट टिक करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, डी ऑप्शन सही है। तो OMR सीट में ABCD वाले में डी को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के आगे आपको पूरा सर्कल को राउंड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल डी पे ऐसा टिक कर दे रहा हूँ। तो पहले का आंसर क्या हो गया, डी। ओके, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से आपको दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, x और y चरांक वाले किसी उपज समीकरण में यदि d बराबर 30 है, dx बराबर -18 है और dy बराबर -2 है तो y का मान ज्ञात करो। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है बच्चों। क्वेश्चन में गलती ये है कि आपको यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, x का।
क्योंकि अगर आप y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको राइट नहीं है। ओके, तो इसमें सुधार कर लीजिएगा, या y का मान नहीं याद करना है, किसका वैल्यू याद करना है, फिर से x का वैल्यू फोन है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, x की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो x बराबर क्या होता है, dx बटे में d। अब dx की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं 30 है, और d की वैल्यू है -18। dx की वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा गलत वैल्यू पुट कर दिया है। dx की वैल्यू है आपको -18, तो यहाँ -18 रखेंगे, और d की वैल्यू आपको दिया है 30। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 6 5 30, यानी -3/5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 6 से डिवाइड हुआ, 6 3 18, 6 5 30, यानी कि -3/5, जो कि ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हुआ। क्लियर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मैंने जो बताया था उसको यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कौन से समीकरण वर्ग समीकरण है। तो पहला अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे x घाते कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, x घाते 3 दिखाई दे रहा है, यानी ये तो आपका वर्ग समीकरण होगा नहीं, क्योंकि वर्ग समीकरण के लिए घात क्या होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए। और दूसरे b वाले समीकरण को हम लोग बाद में देखते हैं। पहले देखिए c वाले ऑप्शन को देखें तो करनी में x दिया है। करनी में x मतलब होता है x के ऊपर घात 1/2, जो कि आपको बताया गया है कि x का जो घात है वो क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये भी आपको पॉसिबल नहीं है। x का जो घात है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ x का घात 1/2 है, जो कि परिमेय संख्या है, यानी कि ये आपको पॉसिबल नहीं है। तीसरे वाले में देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। y का गुणा जब इसमें अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा y² + 2y बराबर y² + 3y। तो ये क्या हो रहा है, y² जब इधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा, यानी कि घात 2 कम हो जा रहा है, यानी डी ऑप्शन भी आपका नहीं है। तो ना तो ए सही है, ना तो आपको सी सही है, ना तो डी सही है, तो जाहिर सी बात है आपका राइट आंसर कौन सा होगा, बी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपको बन जाएगा। इसको मैं आपको चाहिए तो सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ बी वाले ऑप्शन को। बी ऑप्शन क्या है आपका, जब इसका तिर्यक गुणा होगा तो देखिए क्या होगा, y 4y का सब में गुणा करेंगे। तो बी ऑप्शन में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले यहाँ गुणा कर लेते हैं। 4y का गुणा होगा तो 3y/4 × 4y, फिर 2y/ यहाँ 4y, प्लस साथ में क्या करोगे, 4y से गुणा करोगे। सब में 4y से गुणा करो तो यहाँ 4 से 4 कट गया, यहाँ आपको y से y कट गया, तो क्या हो जा रहा है, 3y² हो जा रहा है बराबर यहाँ 2 चौक 8 धन 7 चौक 28y। तो ये आपका देखिए वर्ग समीकरण बन रहा है। इसका मतलब है कि यही ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है आपका, सही है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग बी ऑप्शन पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे, लेकिन आपको OMR शीट में बी पे राउंड मारना रहेगा। क्लियर। इसको मैं पूरा रब कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विवेचक का मान ज्ञात करना है। ये आपको दिया है 25x² - 15x + 9/4 = 0 है, तो इसमें विवेचक का मान ज्ञात करना है। विवेचक मतलब क्या होता है बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, b² - 4ac को विवेचक बोला जाता है। तो हमें क्या करना है, b² - 4ac का मान ज्ञात करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है वैल्यू, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको बोलते हैं b। तो b कितना है आपको, -15 है। तो -15 का वर्ग -4 गुणे a कितना है 25, और c कितना है आपको अगर देखा जाए 25 गुणे 4, 9/4 है। तो यहाँ 4 से 4 कट गया। 15 का वर्ग होता है 225। 225 माइनस 225, क्योंकि 25 नहीं है, कितना होता है 225। तो 225 में 225 गया तो उत्तर कितना आ जाता है 0। तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आप इस तरह से सॉल्व करके उसको देख सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो मैं इसको दो तरीके से बताता हूँ। 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बोला है, यानी प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या, यानी पहली प्राकृतिक संख्या 1 होगी, तो a का मान कितना हो गया 1। d आपको प्राकृतिक संख्या बोला तो डिफरेंस 1 ही का ही रहेगा, तो d का वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू 1 है। और योगफल बोला है यानी कि Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो Sn बराबर होता है n/2 T1 प्लस Tn, ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ n देखो प्रथम 20 बोला है, यानी टोटल 20 संख्याएं होंगी, तो 20/2, इसके बाद यहाँ पे T1 मतलब 1 और Tn मतलब है 20, क्योंकि आखिरी संख्या क्या होगी इसकी 20 होगी। तो इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड होने के बाद ये हो जाएगा आपको 10 गुणे 21, यानी 210। ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है आप देख लीजिए, डी ऑप्शन आपका सही है 210। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 210। क्लियर। कैसे फाइंड आउट किया, क्योंकि प्रथम 20 बोला है यानी कि शुरुआत 1 से होगा, और प्राकृतिक संख्या यानी कि उसके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 होता है, तो डी का वैल्यू भी 1 हो गया। Sn का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखा तो 210 आ गया। ये हुआ एक। और डायरेक्टली अगर आपको पूछा जाएगा तो एक देखिए, आप ऐसा भी फॉर्मूला याद करिए कि प्रथम 50 का बोले, चाहे 20 का बोले, चाहे 30 का बोले, तो ये फॉर्मूला याद रखने का। इसको रब कर दो। चलिए फॉर्मूला मैंने क्या बता रहा था आपको, एक फॉर्मूला आप रख सकते हैं Sn। अगर आपको शुरुआत के प्रथम 20 बोले, चाहे 30 बोले, चाहे 40 बोले, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो याद रखिए हमेशा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। n जैसे यहाँ 20 है, प्रथम 20 बोला है तो 20 गुणे 20 और 1 21 बटे में 2, इसको 2 से भाग दिया तो 10, तो ये 210 आ जाएगा इनसे। ये फॉर्मूला आपको अगर याद रखना, नहीं तो आपको एक फॉर्मूला आपको जो बताया गया वही फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला d अगर 6 है तो आप T6 माइनस T2 का मान ज्ञात करिए। तो सिंपल सी बात है बच्चों, T6 माइनस Tn का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप देखें तो Tn का फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर 6 बोलेगा तो यहाँ 6 रखोगे, 2 बोलेगा तो 2 रखोगे, तो यानी कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो T6 अगर रखें तो a प्लस 6 माइनस 1, क्योंकि 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5d। इसमें से किसको माइनस करना है, T2 यानी कि a माइनस यहाँ 2 माइनस 1 यानी 1d। अब a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5d में से 1d गया तो बचा क्या 4d। अब यहाँ d का वैल्यू रख दो, तो 4 गुणे 10, 10 चौक 40,
यानी आपका 40 आंसर क्या है, राइट है। तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट है। क्लियर। तो इस तरह से सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। ये कैसे आया, यहाँ पे ए की जगह ए उतारा, यहाँ एन 6 रखा तो 6 माइनस 1 यानी 5D माइनस, अब T2 करना है तो दोनों जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा होती है, ये भी चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस 2 में से 1 गया तो 1D, अब ये ए कट गया, 5D में से 1 D गया तो 4D, 4D, डी का वैल्यू 10 रखा, 10 चौक 40 आपका राइट आंसर है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संभावता नहीं दर्शाता है। याद रखिए जिसका भी अंश हर से क्या होगा, बड़ा होगा, वो संभावना हो नहीं सकती। हमेशा हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है। तो किस ऑप्शन में, देखिए ए ऑप्शन में आपको 3/2 दिया है, यानी कि अंश बड़ा है और हर छोटा है। हमेशा हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। संभावना में हमेशा याद रखिए हर बड़ा होता है और अंश क्या होता है, छोटा होता है। तो ए ऑप्शन में सिर्फ 3/2 दिया है, जिसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। ऊपर की संख्या छोटी होनी चाहिए, नीचे की संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वें क्वेश्चन में बोला अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, वो पत्ता राजा होने की संभावना ज्ञात करिए। अब आप अच्छी तरह जानते हैं संभावना का फॉर्मूला क्या होता है। जितने राजा कितने होते हैं, टोटल 4, और पत्ते कितने होते हैं, 52। अब इसको डिवाइड करोगे तो 4 और ये 3, 1/13 आपका राइट आंसर है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से हमने पहला पेपर क्या किया, सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पेपर को सॉल्व करेंगे। संभावना का फॉर्मूला आपको बच्चों याद रखना, हमेशा 0 नंबर हो सकते हैं। राजा टोटल पत्ते 4 होते हैं, इसलिए ऊपर मैंने 4 रखा, और कुल पत्ते हैं 52, उसको डिवाइड किया तो 1/13 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला पेपर एक सॉल्व करते हैं, तो हमारे 20 क्वेश्चन आज के क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए आपको निश्चयक का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। निश्चयक, अगर आप निश्चयक का मान जानते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं तो 7 गुणे क्या हो जाएगा, -5, फिर -1, -1 है सॉरी, तो यहाँ पे क्या रखोगे, -1, ये सूत्र का माइनस है, उसको माइनस रखना है, फिर -1 गुणे 31। अब इसी को सॉल्व करिए, -35 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 31 से कम 31, घटत कितना आ गया, -4। तो -4 कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं छोटा सा डी मारता हूँ जिससे आपको ऑप्शन पता चले, नहीं तो आप डी ऑप्शन क्या है आपका, राइट है। इसको रब कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 16। इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए यदि x = 3 है तो y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 3 रख देंगे। तो देखिए यही इक्वेशन में रखना है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा आपको 3, क्योंकि x की जगह क्या रख रहे हो, 3, धन 5y, ये y है, बराबर 16। अब ये हो जाएगा 6, और ये 5y बराबर 16, तो 6 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5y बराबर 16 माइनस 6, 16 में से 6 गया तो बचता है कितना, 10। अब 10 में हम जब 5 से भाग देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10/5, यानी कि 2 आ जाएगा आपका आंसर। तो 2 कौन सा ऑप्शन सही है, ए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, राइट होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड में बोला वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप क्या होगा। मूल का स्वरूप कैसे निकालते हैं बच्चों, b² - 4ac का मान निकाल करके निकालते हैं, है ना। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -8 है,
और सी की वैल्यू कितनी है आपको 9 है। अब ए बी सी का मान आ गया तो आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा अगर ये 0 से बड़ा आया तो हल क्या होगा, वास्तविक तथा असमान होगा। 0 से छोटा आया यानी ये ऋणात्मक आया तो वास्तविक संख्या नहीं होगी, और अगर 0 आया तो वास्तविक तथा समान होगी। ये 3 ऑप्शन आपको याद रखना है। 0 रहा तो वास्तविक तथा समान, 0 से बड़ा रहा यानी धनात्मक संख्या आई तो वास्तविक तथा असमान, और अगर 0 से कम आया यानी ऋणात्मक आया तो वास्तविक संख्या नहीं होगी। यही आपको बताना है। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस माइनस 8 का वर्ग यानी 64 है ना, बी का मान -8 है, -4 गुणे ए क्या है आपको 4 गुणे सी कितना है 9, तो 64 माइनस 4 चौक 16 9 144। अब आप जानते हैं घटाएंगे तो कितने में आएगा, ऋण में आएगा। 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 में से 14 में 6 गया 80, -80 आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है, जाहिर सी बात है आपको वास्तविक संख्या इसका हल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ बता सकते हैं हमने देखा इसको, हमने हल किया तो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका हल वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। अब आगे दिया है वर्ग समीकरण का अगर एक मूल दिया है -2 तो k का मान ज्ञात करो। ये सवाल बहुत ही सरल होता है और ये 100% आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये सवाल को अच्छी तरह से समझ जाना है। कुछ नहीं करना, जो एक मूल दिया रहता है वही मूल रख के k का मान निकालना रहता है चरांक की जगह पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे k x स्क्वायर है ना, तो k गुणे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, k गुणे x की जगह हमें क्या रखना है, 2 -2 का वर्ग प्लस 2 गुणे x आ गया, फिर से क्या रखोगे -2, फिर -8 बराबर 0। अब देखिए -2 का वर्ग करोगे 4 आएगा तो 4k हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 -8 बराबर 0। फिर इसको आगे हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो समान पद है और समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, तो 4k -12 बराबर 0, -12 उधर जाएगा तो 4k बराबर 12, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो k बराबर हो जाएगा 12/4 यानी k का वैल्यू आएगा 3। तो 3 ऑप्शन कौन सा सही है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सी ऑप्शन आपको 3 दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर, इसको रख कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में देखो बच्चों दिया है कि अगर अंकगणितीय श्रृंखला के यदि tn 24 है, n बराबर 12 है, d बराबर 2 है तो a का मान ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, tn का वैल्यू दिया है तो tn का फॉर्मूला लगा लीजिए। tn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वहाँ आपको पास टाइम नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको रहेगा 1 मिनट ही रहेगा, 1 मिनट मान के चलिए बस, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है, इसलिए माइंड में कैलकुलेट करने की आदत डालिए। तो tn की जगह क्या रखा जाएगा 24, a की जगह आपको ज्ञात करना है, और n आपको 12 है, 12 में से 1 गया डायरेक्ट 11 लिख लीजिए, और d की वैल्यू कितनी है 2। आप जानते हैं ये 24, ये 11 दूनी 22, 22 यहाँ के घटेगा तो 24 माइनस 22 बराबर a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 5वां का a ऑप्शन सही है। क्लियर, तो इस तरह से फटाफट आप सॉल्व करके अपना समय बचा सकते हैं।
अब आते हैं छठे क्वेश्चन में। बोला 307, 323, 339 के लिए सामान्य अंतर क्या है? आगे वाले पद में से घटा दो, सिंपल सी बात है, बहुत ही सरल प्रश्न है। डी निकालने के लिए क्या करोगे? 323 आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस करते हैं, तो 16 आंसर आपका सही है। तो यानी सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जीएसटी का। वो आपको कम सिलेबस में नहीं है, 8वां भी सिलेबस में नहीं है। 9वां देख लेते हैं। एक पासा फेंकने पर ऊपरी पृष्ठभाग पर अभाज्य संख्याएं मिलने की संभावना। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से, पासा जब फेंका जाता है, पासे में नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही पासे में नंबर होता है। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन है? 2, 3, 5, यानी कि घटक कितने हो गए टोटल? नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 6। और जो घटना बोल रहा है उसका नंबर कितना हो जाएगा? इसमें से अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, यानी 3 ही नंबर है। अब इसको डिवाइड कर लो, तो 3/6, 3/6 यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, क्लियर? फॉर्मूला मैं आपको फिर से यहाँ लिख के दे रहा हूँ। प्रायिकता ज्ञात करना है। किसी भी घटना की अगर प्रायिकता ज्ञात करना है, जैसे ए घटना की प्रायिकता ज्ञात करना, संभावना ज्ञात करना है, तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने देखा कि हमारा जो एस था वो 6 था, और जो घटने में 2, 3, 5 यानी 3 अंक आ रहे थे, ऊपर कितना लिखोगे? 3। तो इसको डिवाइड किया तो ये कितना आता है? 1/2। तो इसलिए 1/2 यानी बी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। चलिए 10वां क्वेश्चन है कि अगर किसी की प्रायिकता 3/13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/13, नंबर ऑफ एस 52 है, तो नंबर ऑफ बी ज्ञात करिए। तभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एकदम फॉर्मूले की तरह चलिए। यहाँ बी देखो, बी घटना की संभावना निकाल रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखोगे, बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ बी बटे में नंबर ऑफ एस, यही फॉर्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह क्या लिखोगे? 3/13। नंबर ऑफ बी आपको ज्ञात करना है, और नंबर ऑफ एस कितना है आपको? 52 है। तो 52 यहाँ चला जाएगा, तो 3 के साथ गुणा हो जाएगा, और 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो अगले स्टेप में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 3 गुणे 52, क्योंकि 52 नीचे है ना, वहाँ जाएगा तो ऊपर जाएगा, और बटे में 13 बराबर यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ बी। अब 13 एकम 13, 13 चौक 52, 4 तिहाई 12, नंबर ऑफ बी कितना आ गया? 12 आ गया। यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि हमारा डी ऑप्शन क्या है? राइट है। इसे फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे वाले के भी कर लिए हैं। आप एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं, पहले का डी ऑप्शन सही है, दूसरे का ए ऑप्शन है, तीसरे का बी है, चौथे का सी ऑप्शन है, पाँचवें का ए ऑप्शन है, छठवें का भी आपको सी ऑप्शन है, और 9वें का आपको ए, और लास्ट का डी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमने आज 2 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चनों को हल किया है। इसी तरह से मैं आपको प्रिपरेशन कराते रहूँगा। आप वीडियो को देखते रहिए, आपका सीटी एग्जाम्स का, मैथ्स का प्रिपरेशन होता रहेगा। समय समय पे मुझे समय मिलता रहेगा तो मैं आपको साइंस के भी वीडियो कराते रहूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर नए तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।